जी हाँ, आप 8 बजे से 10 बजे तक दमदार एक्सपर्ट्स का पैनल CNBC आवाज़ पर देखने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कहां पर हैं कमाई के मौके। कोटक महिंद्रा AMC के MD और CEO नीलेश शाह हमारे साथ जुड़ेंगे। इंडिया इन्फोलाइन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, sptulsian.com के SP तुलसियान आपको बताएंगे कहां पर हैं कमाई के मौके। और आज उज्जैन मुखर्जी साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। टारगेट इन्वेस्टिंग के फाउंडर समीर कालरा भी हमारे साथ इसी शो में जुड़ेंगे। और तकनीकी तौर पर बाजार कितना मजबूत खड़ा है, यहाँ से आगे की चाल कितनी मजबूत रहेगी, सब पर बात करेंगे S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी के साथ। मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया देंगे हमारा साथ। प्रकाश गाबा.com के प्रकाश गाबा, ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर, एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड राजेश पालविया के साथ किरण जाधव.com के किरण जाधव भी होंगे हमारे साथ। और ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर देख लीजिए। शुक्रवार को बेहतरीन तेजी के साथ अमेरिका के बाजारों ने समाप्ति दी। दिखाते हैं आपको, देखिए डाउ ने क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया। डबल सेंचुरी मारी है अमेरिका के बाजारों ने और होप यही है कि जल्दी ट्रेड डील पर अनाउंसमेंट पॉजिटिव वाला निकल कर आए। और आप देखिए आज एशियाई बाजारों की क्या ज़बरदस्त शुरुआत है। हांगकांग के बाजार देख लीजिए या फिर चाइना के मार्केट्स देख लीजिए, सब भाग रहे हैं। जापान का बाजार देखिए 400 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल दिखा रहा है। 2% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इन सबसे पॉजिटिव क्यूज ले रहा है दरअसल हमारा SGX निफ्टी। और 11761 जैसे ही होगा ऑल टाइम हाई हो जाएगा। काउंटडाउन जो हम ऊपर अभी आपको दिखाने वाले हैं इसके ऊपर नजर रखिएगा। तो बुल्स चार्ज्ड अप हैं। फाइनेंशियल ईयर का पहला कारोबारी दिन और सिक्सर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो ग्लोबल संकेत हर्षदा इससे बढ़िया हो नहीं सकते। जी हाँ, और आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल्स का डे माना जाता है। लेकिन बाजार में जिस तरह का मूड बन रहा है और जो माहौल है, आज तो बाजार में फूल जरूर खिलेंगे। और फूल्स का पता नहीं, लेकिन फूल खिलेंगे। और बेयर्स बनेंगे अप्रैल फूल। तो जी हाँ, बेयर्स पिछले कई दिनों से अप्रैल फूल बनते आए हैं और आज तो उसके ऊपर मुहर लगने वाली है। तो संकेत बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। जी हाँ, और स्पीच अगर आप देखिए डेटा क्या कह रहा है, देखिए लगातार हम आपको कह रहे थे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से खरीदारी आएगी और खरीदारी का आंकड़ा बहुत ही जबरदस्त साबित होता दिखाई दे रहा है। तो वो डेटा आपके सामने लेकर आएंगे। साथ ही साथ लगातार 32,000 करोड़ की खरीदारी के बाद जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने अपने हाथ पीछे खींचे। हल्की सी बिकवाली हुई है 86 करोड़ की ही, उसको ज्यादा आप ध्यान न दें। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आंकड़े को देखिए, 1700 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी। अगर वायदे बाजार की पोजीशंस को पढ़ेंगे तो FIIs ने यहाँ पर भी तेजी की पोजीशंस ली है। तो क्या वो हल्की सी बिकवाली के आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए या फिर फोकस तेजी पर ही रहे? वीरेन, गुड मॉर्निंग, बताइए ये डेटा क्या इशारा कर रहा है? देखिए हर्षदा, अच्छी बात तो यह है कि DIs का सपोर्ट इस बाजार को मिल रहा है, जो कि बहुत दिनों से लेफ्ट आउट फील कर रहे थे या फिर थे बाजार से दूर, एटलीस्ट इन लेवल्स पे आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। शुक्रवार को कुछ बड़े सेक्टर्स, कुछ नए सेक्टर्स बाजार में अगर आप देखें अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। तो DIs की फिगर्स अच्छी हैं, सपोर्ट करती हैं, लेकिन आपको FIs की इस मामूली सी कैश की सेलिंग की फिगर से हतोत्साहित, डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। मैं एग्जैक्टली आपको समझाता हूँ क्यों, कारण क्या है। देखिए, पहली बात यह है कि आप बहुत बड़े लॉन्ग पे बैठे हुए हैं, ठीक है। आप इंडेक्स लॉन्ग पे बैठे हैं, आप स्टॉक फ्यूचर्स के लॉन्ग पे बैठे हैं, आप साथ ही साथ कैश में स्टॉक्स पे लॉन्ग बैठे हैं। तो एक दिन की अगर आप देखें सेलिंग से आपको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आप दूसरे आंकड़ों को देखिए। देखिए कैश में उनकी तरफ से 86 करोड़ रुपए की सेलिंग है, DIs की 1724 करोड़ रुपए की बाइंग। नेट कैश बाजार में फिर भी करीब 1650 करोड़ रुपए का था। FIs ने नेट करीब 513 करोड़ रुपए डेरिवेटिव से बाइंग करी है। इंडेक्स उन्होंने लॉन्ग थोड़ी काटी, याद रखिएगा। 630 के क्लस्टर में, 620 क्लस्टर में उन्होंने थोड़ी सी लॉन्ग रिड्यूस करी और थोड़ी सी शॉर्ट्स बना ली है। ये अमूमन होता है जब आप किसी बड़े मूव के बाद अपने आप को हेज करना चाहते हैं, तो ये अमूमन होता है। लेकिन याद रखिए आज का क्रक्स है FIs के आंकड़ों में उनके ऑप्शन के स्टैट्स, उसको समझ लीजिए। 637 करोड़ रुपए की बाइंग, 7000 कॉल लॉन्ग, 10,000 कॉल शॉर्ट, 19,000 पुट लॉन्ग और 9,000 पुट शॉर्ट। और स्टॉक फ्यूचर्स में 388 करोड़ की बाइंग, यानी करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग। यानी FIs स्टॉक फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव्स में वायदा कारोबार में लॉन्ग गए हैं, भले ही कैश में ना गए हों। लेकिन ये ऑप्शंस के आंकड़े ये कहते हैं हेमंत कि FIs पॉसिबली यहां पर नए हाइज के नजदीक, प्रीवियस हाइज के नजदीक एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पुट लॉन्ग कहां की हुई है, याद रखिएगा
11,600 की, और पुट शॉर्ट कहां की हुई है 11,500 की, यानी रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, सीमित दायरे की गिरावट आएगी भी तो आ सकती है। और ऊपर की तरफ 11,700 की कॉल बाइंग और 11,800 की कॉल सेल। दैट मींस एक बहुत सब्सटेंशियल मूव के बाद यहां पे पॉसिबली कंसोलिडेशन हो सकता है। लेकिन बात सोचने वाली यह है कि अगर डीआईएस का सपोर्ट भी और अच्छा मिला तो आई थिंक मोमेंटम कायम रहेगा, जनरेटेड रहेगा। लेकिन एफआईएस के आंकड़े ये कहते हैं कि आज के एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद पॉसिबली इंडेक्स थोड़ा सा यहां पर वक्त बिता सकता है। लेकिन याद रखिए ये नेगेटिव आंकड़ा कतई भी किसी भी लिहाज से नहीं है। हेमंत, अब जो डेटा निकला शुक्रवार का, वो क्या संकेत दे रहा है? निफ्टी का डेटा अच्छा है, देखिए नो डाउट। देखिए शुक्रवार को हम टारगेट लेके चल रहे थे हेमंत करीब 11,630 का, और आप यकीन मानिए ऑप्शंस के स्टैट्स या फिर चार्टिकली कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कहां तक की पॉसिबिलिटी लग रही है। एक बार आइए जरा आप ऑप्शंस के स्टैट्स पर एग्जैक्टली कॉल्स और पुट्स में क्या हुआ। देखिए हेमंत, अगर आप कॉल्स को देखें, कॉल्स में बड़ा ओआई जो अब खड़ा है ना, वो है यहां से लगभग 250 पॉइंट ऊपर, वो है 11,800, यानी जो 4 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें। आप देखिए बड़ी राइटिंग कहीं पर हुई तो वो है 5,98,000 की 11,700 के आसपास, और उसके बाद लगभग 11,800 के आसपास। और नीचे अगर आप पुट्स को देखें हेमंत, एग्जैक्टली पुट्स में क्या हुआ, 11,600 की पुट में काफी स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा है। वहां पे अगर आप देखें ओआई में काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ, और साथ ही साथ 11,500 की पुट में काफी स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन हुआ। तो मैं एग्जैक्टली इस सेशन को ऐसे अप्रोच करूंगा कि इस गैप अप ओपनिंग के बाद अगर हम लगभग 11,706 से 11,722 की ट्रैजेक्टरी में आते हैं तो हेमंत एक बार के लिए वहां पे अपना इंट्राडे प्रॉफिट बुक कर लें। नहीं करना चाहते, आप बड़े लॉन्ग्स के लिए खेलना चाहते हैं, तो अपने स्टॉप लॉसेस को एटलीस्ट 722 के आसपास 637 से लेके 638 या फिर 640 के जोन में ले आइए। लेकिन याद रखिए शायद जो एक डिफरेंशियल था ना हेमंत निफ्टी और निफ्टी बैंक के बीच में, आप देख रहे थे कि निफ्टी बैंक रोज नए हाई लगा रहा है, अपने प्रीवियस हाई से अगर आप देखिए इतना बड़ा गेन लेके बैठा हुआ है। निफ्टी अभी अपने प्रीवियस हाई को रिविजिट करने वाला है, तो आई थिंक वो डिफरेंशियल जो है ना वो निफ्टी पूरा करने की तैयारी करेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग्स को इंटैक्ट रखिएगा, चाहे वो फ्यूचर्स के जरिए रखिए चाहे ऑप्शंस के जरिए, लेकिन इंटैक्ट रखिएगा। दिमाग ऊपर की तरफ नहीं लगाना है, दिमाग नीचे की तरफ लगाना है, यानी अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना है। वो करीब करीब आज इस 706 या फिर 722 की टारगेट अचीव होने के बाद लगभग 638 से 637 की रेंज में आएंगे, क्योंकि वहां के पुट राइटर्स काफी एक्टिव है। और हेमंत एक बात मैं और बोलूं, मैं जो मंथली डेटा है उसके अनुसार कॉल राइटर 11,800 पे भी नहीं है, वो है 12,000 के आसपास, तो उसको हमें ज्यादा वेटेज देनी है हेमंत। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तेजी की पोजीशन में बने रहना है, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, बस अपने स्टॉप लॉसेस को ऊपर लेके जाएं। अच्छा, निफ्टी बैंक क्योंकि यहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है पिछले कई हफ्तों में, और फ्राइडे के सत्र में ये थोड़ा सा सहमा, कुछ सांस लेता हुआ दिखाई दिया। आज इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए आपको कॉन्फिडेंस जो आ रहा है ना वो आ रहा है पुट राइटर्स के हिसाब से एग्जैक्टली, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी अगर आप देखें एफआईएस भी काफी पुट राइट कर रहे हैं। तो मुझे एग्जैक्टली हर्षदा जो डेटा या फिर एग्जैक्टली क्लू ले रहे हैं ना वो लेने हैं पुट राइटर के हिसाब से। जरा प्लीज एक बार निफ्टी के कॉल्स के, ये निफ्टी बैंक के कॉल्स के आंकड़े लेके आइए और उसके बाद पुट्स के आंकड़े लेके आइए। याद रखिए सबसे बड़ा ओआई जो खड़ा है ना वो अभी भी 31,000 के आसपास है, सबसे बड़ा ओआई। और उससे बड़ा अगर ओआई खड़ा है तो वो करीब 30,500 की कॉल में खड़ा है, करीब 2,91,000 का। तो हर्षदा अप्रोच वही रहेगी। देखिए मैं अपने स्टॉप लॉसेस को शफल नहीं करूंगा, मेरे स्टॉप लॉसेस वही रहेंगे 30,200, 30,180। पॉसिबली मैं टारगेट जो पहला लेके चल रहा हूं हर्षदा वो है 30,722 का। इस रेंज में आएगा तो मैं हल्का सा बुक करूंगा, या फिर एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके करीब 30,490 से करीब 30,522 के जोन में ले आऊंगा। लेकिन मेरे को लगता है कि 30,722 डेफिनेटली आज या कल के सेशन में आएगा हर्षदा। शुक्रिया वीरू आपका अब इस डेटा को समझाने के लिए। अब हमारे एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टारगेट इन्वेस्टिंग के फाउंडर समीर कालरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एक्सिस सिक्योरिटीज़ के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड राजेश पालविया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दमदार पैनल नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सब तैयार हैं बाजार में जश्न जो आज होने वाला है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप सबका स्वागत है। सच्चिदानंद जी बताइए, सच्चिदानंद उत्तेकर ट्रेड बुल्स सही है ना, इसमें सचिन तेंदुलकर छुपा हुआ है। आप देख लीजिए एनाग्राम सचिन तेंदुलकर निकालेंगे। आप शब्द ढूंढिए। तो सचिन जी बैटिंग करेंगे, सिक्सर लगाएंगे आज?
डेफिनेटली बैटिंग ही करनी चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी विकेट है, मोमेंटम के लिहाज से काफ़ी डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है। थोड़े से इंडिकेटर्स है जो ओवरबॉट संकेत दे रहे, बट आई थिंक मोमेंटम कहीं पे फिजल आउट अभी तक हुआ नहीं है। ओके तो आई थिंक 11,730 तक के लेवल्स हम निफ्टी पे देख रहे हैं। एंड मुझे जिस 11,730 पर तो खुलने की तैयारी कर रहा है। या स्पॉट के हिसाब से जो टारगेट्स मैंने पहले निकाले थे उतना तो मुझे हेडरूम आज के सत्र में इमीडिएटली लगी रहे। इनफैक्ट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है आई थिंक 11,580, ये एक काफ़ी निर्णायक लेवल होगा यहाँ से पूरे हफ्ते के लिए। अगर 11,580 के नीचे ही क्लोजिंग आती है तो ही प्रॉब्ली थोड़ा सा मार्केट थक सकता है। तो नहीं तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में तेजी बरकरार रह सकती है और थोड़ी सी और एक्सटेंडेड मूव आ सकती है। जिस तरीके से निफ्टी बैंक का डेटा है अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी 11,620 एक आइडियल लेवल होगा जो फ्राइडे का क्लोजिंग था। अगर उसके नज़दीक कहीं पर डिक्लाइन पे मिल जाता है तो आई थिंक रिवॉर्ड टू रिस्क काफ़ी स्वीट होगा। और 11,730 के ऊपर कैसे क्लोजिंग होती है उसके हिसाब से आगे के लेवल्स बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी तक मोमेंटम बरकरार है, पॉजिटिव है। और 11,580 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, नहीं तो बैटिंग विकेट ही है, बैटिंग ही करनी चाहिए। बैटिंग विकेट है, तेजी की पोजीशन आपकी होनी चाहिए। और 11,730 का तो जिक्र इस समय कर रहे हैं सचिदानंद, लेकिन मैं हैरान नहीं होंगी कि ये जल्दी से इन टारगेट्स को भी आगे रिवाइज करेंगे, क्योंकि मूड तो आज तेजी का ही बन रहा है और हम तैयारी कर रहे हैं उस नए हाई की। राजेश पालविया, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपका ऑप्शंस डेटा भी ये तेजी की तरफ इशारा कर रहा है, दिल खोल के खरीदने वाला मार्केट है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि हम बहुत जल्दी आई क्या 2 सेशन में न्यू हाई की तरफ वापस बढ़ेंगे निफ्टी में, और निफ्टी जो पुराना हाई है उसको क्रॉस करेगा। और मुझे लगता है ये मोमेंटम तो कंटिन्यू रहना चाहिए। और टिल 11th जब तक हमारा फर्स्ट पोलिंग स्टार्ट होगा, जब तक मुझे लगता है कि ये लेवल और एक्सटेंड होकर 11,900 से 12,000 तक भी जा सकते। तो बिल्कुल तेजी की पोजीशन ही रखना। जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग बेस पुट का दिख रहा है वो 11,500 पे बन चुका है और एग्रेसिव पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और बेस हायर साइड पे शिफ्ट होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कोई भी डिप आती है मार्केट में बिल्कुल बाय करना चाहिए और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम नए हाई की तरफ बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी में भी देखें तो डेटा बहुत पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हम एक अच्छी यहाँ से जिस तरीके के लार्ज के बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिला, PSU बैंक्स में जिस तरीके का सपोर्ट बाइंग और एक्शन देखने को मिला, मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू रहेगा यहाँ से और बहुत जल्दी हम 31,200 तक के बैंक निफ्टी में भी टारगेट देखने को मिलेंगे। 31,200 तक बैंक निफ्टी में भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नया हाई लगना है तो हर्षदा आज ही लग जाएगा और सुबह सुबह ही लग जाएगा और हमारे शो में ही लगेगा, तो उससे बढ़िया हो नहीं सकता। क्योंकि आप देखिए जिस तरह की रैली अब एशियाई मार्केट्स में और देखने को मिल रही है, तो कॉकटेल बिल्कुल तैयार है। बेयर्स शुक्रवार को थोड़े से घबरा गए थे, मतलब बुल्स थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे और बेयर्स थोड़ा सा सोच रहे थे कि अब एक करेक्शन आना चाहिए। और आप देखिए शुक्रवार का इंटरडे चार्ट भी सेकेंड हाफ में क्या जोरदार रैली देखने को मिली है। दिन के उच्चतम स्तर पर हम शुक्रवार को भी बंद हुए हैं। 33 बढ़ने वाले शेयर थे और 17 गिरने वाले शेयर थे निफ्टी में। और उस दिन भी देखिए जो है बहुत ही बढ़िया सेशन रहा था। तो नए वित्त वर्ष का नई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन तो जोरदार रहा था और आज भी एक शानदार दिन हो सकता है। समीर कालरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टारगेट इन्वेस्टिंग के फाउंडर हैं। और देखिए पिछले हफ्ते इन्होंने क्या बढ़िया कॉल्स दी थी। जेट क्या भागा, मारुति में बेचने की कॉल क्या सटीक रही थी, और उससे पहले टाटा मोटर्स के लिए जो कॉल दी थी उसको तो सब आपको याद कर रहे हैं। ये बताइए समीर, आज नया ही लगेगा? पक्का कॉन्फिडेंट है आप भी? मेरे को थोड़ा डाउट है। मेरे को ये लगता है कि थर्ड को नया हाई लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्थ को RBI की मीटिंग है ओके और उसके चलते हुए बैंक्स में रैली पुश ऑफ कर देगी। ठीक है। और क्योंकि एक्सपेक्टेशन अब 50 बिप्स की हो गई है, 25 बिप्स पे सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं है और मेरे ख्याल से थर्ड को लगेगी, थर्ड को नया हाई लगेगा और उसके पार काफ़ी अच्छी तरह चले जाएंगे हम। क्योंकि अगर आज ओपन पे गए भी तो कहीं ना कहीं वो सेलिंग आगे वापस टच डाउन हो सकता है। ओके। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ को अगर इस हफ्ते लगेगा सपोर्ट, हाँ इस हफ्ते मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी तरह पार हो जाएंगे और काफ़ी स्पेस मिल जाएगी। चलिए, तो हाई तो लगेगा, लगेगा पक्का। कब लगेगा इसको लेकर थोड़ी सी अलग अलग विचार है और ठीक बात भी है। पिक्स लेते हैं फिर हमारे एक्सपर्ट्स की। बताइए सचिन, कहाँ पर आप बुलिश हैं, कहाँ पर बेरिश हैं? देखिए मेरे पास दोनों स्टॉक आइडियाज बुलिश पे ही है। मुझे लग रहा है यहाँ पर फार्मा एज अ सेक्टर काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है। जिस तरीके से औरो फार्मा में एक 2 हफ्ते का ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर वापस एक बार 805 से लेके 815 तक की एक मूव हो सकती है। 784 के स्टॉप लॉस के साथ मैं 776 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहा हूँ।
और सेकंड कॉल होगा JSW स्टील पे, जहां पर वापस एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक वापस एक बार कोशिश कर सकता है। तो 304 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए JSW स्टील में। 287 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश एड्स करने चाहिए। ओके, तो तेजी की पोजीशंस देखिए मेटल स्टॉक्स में हमने आपको फ्राइडे के सुबह में ही बताया था, बाजार खुलने से ठीक पहले, कि मेटल्स रैली करेंगे। JSW स्टील में आज भी मौका है, तेजी की पोजीशन आप लेकर चले। ये एक पिक सामने निकल कर आया, कुछ और आइडियाज भी आपके लिए लेकर आएंगे हमारे दूसरे जानकारों की ओर से, और ऑरबिंदो फार्मा में भी यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेकर चले, सच्चिदानंद कह रहे हैं। राजेश, आपके स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी? ऑप्शंस के जरिए कोई ट्रेड है या फिर सीधा एक स्टॉक का वनीला प्ले? देखिए, मोमेंटम जिस तरीके का है डायरेक्ट भी ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन मैं ऑप्शंस के जरिए जाना चाहूँगा। और उसमें पहला जो स्टॉक है बाय साइड का है वो इंडिया सीमेंट पैक से हम देखें तो लास्ट सेशन में बहुत अच्छा बाइंग एक्शन देखने को मिला। सारे सीमेंट स्टॉक ने एक अच्छा रैली दिया, और अगर उसमें देखें तो इंडिया सीमेंट के 110 के कॉल ऑप्शन और 115 के कॉल ऑप्शन में अच्छा एडिशन देखने को मिला। मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक 115-120 की तरफ मूव करेगा, तो 110 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। 5 रुपये 10 पैसे में ट्रेड कर रहा है। 2 रुपये 50 पैसे स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है हमें 9 से 10 रुपये तक के टारगेट 110 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं इंडिया सीमेंट में। और जो दूसरा स्टॉक है वो मेटल पैक से। मेटल पैक में भी लास्ट सेशन में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और इसमें से मैंने वेदांता सिलेक्ट किया है। वेदांता में देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और जिस तरीके का बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है 190 के कॉल ऑप्शन में, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 195 से 200 की तरफ मूव करना चाहिए। तो 190 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, 6 रुपये 15 पैसे में ट्रेड कर रहा है। 3.5 रुपये का स्टॉप लॉस रख के 11 से 12 रुपये के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। नेटफ्लिक्स जोरदार प्रदर्शन दिखा रहे थे, और अब याद करिए पिछला ट्रेडिंग सेशन जब आप CNBC आवाज़ के साथ थे तो सुबह 9:15 पर बाजार खुलते ही हमने आपसे क्या कहा था, वेदांता खरीदिए, JSPL खरीदिए। तो एक बार देखिए वो जो बात हुई थी, और उसके बाद फिर नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं और कौन से वो खबरें हैं जिस पर आज असर देखने को मिलेगा। सेल ले लिया जाए, JSPL ले लिया जाए, कोई स्टॉक जो आपके रडार पर आया हो, क्योंकि ये भागेंगे अभी क्या अभी बाय। चलिए लगाइए, क्या टारगेट के साथ इसको खरीदें? देखिए, पोजिशनल टारगेट इसका 184 185 होगा। आज के लिहाज से अगर सोचे तो 178 का इसका टारगेट होना चाहिए। 175 173 बाइंग रेंज होगी, 171 का स्टॉप लॉस, 184 के टारगेट। ये सेक्टर में सबसे पहले आज हमने बाजार खुलते ही केवल और केवल इन्हीं स्टॉक्स की बात करी। मेटल स्टॉक्स में जो तेजी देखने को मिल रही है, पहला टारगेट हासिल हो चुका है। तो मेटल्स की चमक जो फ्राइडे के सत्र में देखने को मिली थी, हमारे जानकार को उम्मीद है कि यहाँ पर आगे भी वो सिलसिला तेजी का ही, चमक का जारी रहेगा। और आज वैसे भी जिंदल ग्रुप की कंपनियों पर फोकस रहेगा, लेकिन वो कौन सी खबरें हैं जिनमें आज खबरों का ज्यादा असर है, ज्यादा एक्शन बनता दिखाई देगा? नीरज हमारे साथ है बताने के लिए, और वरुण से समझेंगे कि ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं तमाम खबरों पर। नीरज, पहले आप बताइए, नए साल की शुरुआत और नए हाई की तैयारी, किन खबरों पर ध्यान दें? जी हाँ, बिल्कुल, कई सारी खबरें हैं जो न्यू हाइज बनाने में मदद भी करेंगी, और कुछ हैं जो निराश भी कर सकती है। लेकिन पहली खबर जो सिप्ला की है वो बुरी खबर है। उनके जो कुरकुम्ब यूनिट की जांच की US FDA ने, उसमें करीब 1 दर्जन आपत्तियां दर्ज की, और बहुत सीरियस हैं वो, कि क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है, सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है, तो वो एक दिक्कत है। लेकिन दूसरी बहुत सारी फार्मा कंपनियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसे ऑर्वो फार्मा के लिए उनकी एक एंटी डिप्रेशन ड्रग है, उसको क्लियरेंस मिली US FDA से। एल्केम की एक मल्टीपल सिरोसिस ड्रग के लिए क्लियरेंस मिली है। सन फार्मा के लिए हाइपरटेंशन की ड्रग को क्लियरेंस मिली है। डॉक्टर रेड्डीज के द्वाडा प्लांट को जर्मन रेगुलेटर से क्लियरेंस मिली। तो ऐसी बहुत सारी फार्मा कंपनियों के लिए अच्छी खबरें हैं जो नए हाई बनाने में ज़रूर मदद करेंगी। HDFC पर नज़र रखिएगा। KKR इसमें अपनी हिस्सेदारी जो उसने प्रेफरेंशियल के तौर पे ली थी अभी 1.5 साल पहले, उसको वो बेचने की तैयारी कर रहा। $30 करोड़ के आसपास की ये डील थी। एक्सिस बैंक पे नज़र रखिए, इसमें एक अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है जो अब से कुछ देर में आने की संभावना है एक्सिस सिक्योरिटीज़ की ओर से। अभी ये नहीं एग्जैक्ट पता कि वो किस नेचर का अनाउंसमेंट है, लेकिन थोड़ी देर में आएगा तो उसका असर बैंक पे आपको देखने को मिलेगा। जेट एयरवेज में नज़र रखिएगा। पायलट्स की जो हड़ताल की बात थी, आज से वो टल गई है फिलहाल 15 तारीख तक के लिए, क्योंकि उनकी दिसंबर की सैलरी मिल गई और मैनेजमेंट ये कह रहा है कि बाकी सैलरीज भी उनकी क्रेडिट कर दी जाएंगी जल्दी। तो जेट के लिए एक बेहतर खबर है कि आज जो बिल्कुल ग्राउंडेड होने वाली थी अब वो उड़ेगी। साथ ही SRF पे नज़र रखिएगा।
इनकी दहेज प्लांट को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा था कि बंद करिए उसको, और अब इन्होंने मान लिया कि उसको हम बंद करने के प्रोसेस में चल रहे हैं। तो एसआरएफ के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। तो इस पर अब रखेंगे नज़र। अच्छा, आज हमारे साथ नीरज पालविया साहब मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के। तो आप पूछ लेते हैं पालविया साहब। एक्चुअली फ्राइडे की आप आज ब्रेक कर सकते हैं सर खबर। आपको अगर पता है तो आप ब्रेक नहीं ब्रेक करेंगे। ब्रेक होने दीजिए। चलिए तो पालविया ब्रेक करने के बाद पालविया साहब से पहला रिएक्शन तो हम यहाँ पर ज़रूर लेंगे। तो कुछ खबर है एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ी हुई, राजेश जी अभी बता नहीं रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर में आपके सामने आ जाएगी। लेकिन हमारे साथ वरुण जुड़े हुए हैं। वरुण बताइए, ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, शुरुआत करेंगे HDFC लाइफ पे। यहाँ सिटी ने इस पे बिकवाली की सलाह दी और प्राइस टारगेट 350 के दिए। दरअसल इनको एक कंपनी अच्छी लगती है, इसमें ग्रोथ है, अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर प्रॉफिट ये कंपनी करती है, लेकिन इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो इनको काफ़ी महंगे लगते हैं और इसके लिए बिकवाली की सलाह और 350 रुपये के प्राइस टारगेट दिए गए हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स, JP मॉर्गन ने ओवरवेट का कॉल दिया है और अपना जो प्राइस टारगेट है वो 1430 से बढ़ा के 1600 का कर दिया है। इनका कहना है कि ये अपना जो मेन्यू बढ़ा रहे हैं, खासकर जो चाइनीज़ फॉर्मेट अब ये लाए हैं वो इनको काफ़ी पसंद आता है, यहाँ से बेहतर ग्रोथ आएगी और इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ा के 1600 रुपये का कर दिया है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने अपना जो अपग्रेड किया है, खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट भी बढ़ाया है, 214 से बढ़ा के 260 का कर दिया गया है। इनका कहना है कि रूरल इंडिया पे इस कंपनी का काफ़ी बेहतरीन होल्ड है और रूरल ग्रोथ पे दरअसल ये फोकस कर रहे हैं। वैल्यूएशन भी इनको सस्ते लगते हैं और इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है 214 से बढ़ा के 260। अडानी पोर्ट्स, CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, 475 के प्राइस टारगेट। अडानी लॉजिस्टिक्स ने दरअसल B2B लॉजिस्टिक्स नाम की एक कंपनी है उसको खरीदा है। इनका कहना है कि एक्विजिशन इस कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर है और आगे जाके इस कंपनी की जो EBITDA ग्रोथ है उसमें मदद करेगी और इसके लिए खरीदारी की सलाह। वहीं SRF सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है। इनका कहना है कि जो दहेज की फैसिलिटी को बंद किया गया है ये एक टेम्परेरी सेटबैक है इस कंपनी के लिए, हालांकि इससे इस कंपनी को कितना नुकसान होगा ये कहना अभी मुश्किल है और इसके लिए अभी भी ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 2508 रुपये के प्राइस टारगेट। AB फैशन पे CLSA खरीदारी की सलाह 265 के प्राइस टारगेट और M&M फाइनेंशियल पे HSBC की रिपोर्ट है जहाँ खरीदारी की सलाह 496 के प्राइस टारगेट है। 3 सेक्टर्स है जिनकी रिपोर्ट बताऊंगा। सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्टर, डॉयशे बैंक की रिपोर्ट है। इनका कहना है कि FY 20 और 21 में बैंक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहने वाला है और NBFCs के मुकाबले ये बैंकिंग स्टॉक्स को प्रीफर कर रहे हैं। ICICI बैंक और SBI इनकी टॉप पिक है। ICICI बैंक का प्राइस टारगेट 430 से बढ़ा के 480 और SBI का प्राइस टारगेट 365 से बढ़ा के 415 का कर दिया है। इसके अलावा काफ़ी सारे और बैंक हैं जैसे कि HDFC, ICICI, फेडरल बैंक, PNB, RBL, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये तमाम वो बैंक है जिनके प्राइस टारगेट डॉयशे बैंक ने बढ़ा दिए हैं, आपने अपने स्क्रीन पे देख लिए हैं। इसके अलावा नॉन फेरस सेक्टर पे HSBC की एक रिपोर्ट है। इनका कहना है कि जो कमोडिटी की कीमतें गिरते जा रही है, साथ ही साथ जो रुपया में अप्रिसिएशन हो रहा है उसका इम्पैक्ट दरअसल आपको कुछ स्टॉक्स पे देखने मिलेगा, जिसके कारण इन्होंने कुछ स्टॉक्स के जो अर्निंग्स एस्टीमेट है उन्हें काटा है। एक वेदांता है, दूसरा हिंदुस्तान जिंक है। प्राइस टारगेट वेदांता का काट दिया है, 290 से काट के 200 का कर दिया है, होल्ड से बाय से होल्ड कर दिया है और हिंदुस्तान जिंक पे प्राइस टारगेट काटा है 260 से 250 कर दिया है। सबसे आखिरी में सीमेंट सेक्टर, यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक रिपोर्ट है। इनका कहना है कि मार्च के महीने पे सीमेंट कंपनियों ने प्राइस बढ़ाई थी लेकिन इनको रोल बैक करना पड़ा था। अब दरअसल 1 अप्रैल से सीमेंट कंपनियों ने कहा है डीलर्स को कि हम अपनी कीमतें बढ़ाने वाले हैं और साउथ में इनका कहना है कि कीमतें करीब 20 रुपये प्रति बैग के आसपास बढ़ सकती है। तो सीमेंट कंपनीज को इस लिहाज से अपने रडार पर रखें। ये जो आप बता रहे थे ना HSBC की मेटल कंपनियों की रिपोर्ट नॉन फेरस सेक्टर पे, ये शुक्रवार को सुबह की थी और ये HSBC गलत पड़ा इसके ऊपर और उसके बावजूद दिन में मेटल्स में दरअसल तेजी देखने को मिली है। मगर शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रेट कट ये सबसे बड़ा इवेंट है। देखिए 4 अप्रैल को बृहस्पतिवार को ये होने वाला है और हम आपको देखिए पिछले हफ्ते कह रहे थे कि किस तरह से ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी राय सामने रखी है, वो रखिए सामने। दिखाते हैं आपको कि गोल्डमैन क्या कह रहा है और बाकी के बड़े ब्रोकरेज हाउसेज क्या कह रहे हैं। ध्यान रखिए 4 तारीख को बृहस्पतिवार को 11:45 पर, जी हाँ, फर्स्ट हाफ में ही दरअसल पॉलिसी आ जाएगी। गोल्डमैन कहता है 0.5% कट होगा, सिटी 1/4% कट होगा, सिटी कहता है 1/4% कट होगा। HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, यानी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो होना लगभग तय है। और ध्यान रखिए ये बाजारों ने दरअसल 50 भी लिया है। इससे ज़्यादा होता है
या फिर अगर कमेंट्री और डविश होती है तो दरअसल बाजार को मज़ा आने वाला है। लेकिन चलिए ब्रेक पर जाते जाते सुन लीजिए कि बड़े जानकार क्या कह रहे हैं, रेट कट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। CNBC आवाज़ ने दरअसल अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है जिसने शुक्रवार को यहाँ स्टूडियोज़ में आके एक बढ़िया शो किया और वो हमारे साथ इस बार पॉलिसी में भी जुड़ेंगे। तो देख लीजिए उन दिग्गजों का क्या कहना था। There is comparatively slowdown which is there, and we had situations like banks not lending for 2 years, which was replaced by NBFC. अभी NBFCs भी नहीं कर रहे, तो then basically you need some stimulus there. But looking at their history, maybe they will go for 25 basis point, and they will wait for monsoon, whether it's like, you know, good monsoon, is it inflationary, and I think उसके बाद में 25 और करेंगे। 25 basis point I think is the best अभी तक, जहाँ तक मैंने सर्कमस्टेंसेस। उसके साथ लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अभी इन लोग जो जितने प्रोडक्ट्स कर रहे हैं वो लिक्विडिटी के इसमें। तीसरा जो देखेंगे कि इसमें इसके साथ लिक्विडिटी के साथ पर्टिकुलर सेक्टर्स में लिक्विडिटी पहुंचे, मैंने खाली सिस्टम लिक्विडिटी को एक सरप्लस बना के काम नहीं होगा। जून या फिर उससे अगली पॉलिसी में एक 25 बेसिस पॉइंट फॉलो अप हो सकता है। इन्फ्लेशन तो काबू में है, जो 4% का टारगेट है उससे काफ़ी कम रहने की उम्मीद है अगले 1 साल के लिए भी। तो अगर वो अपना मैंडेट फॉलो करते हैं तो रेट कट आना चाहिए। दोनों का एक कॉम्बिनेशन रहेगा, 25 बेसिस पॉइंट रेट कट और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जब ज़रूरत पड़ेगा। 50 क्यों नहीं, क्योंकि 50 में काफ़ी सारे नेगेटिव सिग्नल्स आ सकता है, क्योंकि रेपो रेट एक RBI का जो इकोनॉमी के एक अनुमान है, अगर उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट एक साथ घटा दें तो देयर कुड बी पैनिक इन द मार्केट की इकोनॉमी का हालत बहुत ही खराब है।